Hearty congratulations and welcome of all my dear students. I am Prashant Vajpayee and I will teach you the subject Basic Mechanical Engineering. Sagar Group of Institution, SISTEC. SISTEC stand for Sagar Institute of Science, Technology and Research. Good morning dear student. I am Prashant Kumar Vajpayee. I am acting as an assistant professor in mechanical engineering department. Today I will discuss the subject basic mechanical engineering. फर्स्ट सेमेस्टर में आपका स्वागत है और आज जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में, जिसका सब्जेक्ट कोड BT 203 है। बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में 5 यूनिट हैं। 5 यूनिट का नाम मैं बता रहा हूँ। इंजीनियरिंग क्लास इंजीनियरिंग मटेरियल्स फर्स्ट यूनिट का नाम है। सेकेंड यूनिट का नाम है मेजरमेंट एंड प्रोडक्शन। थर्ड यूनिट का नाम है फ्लूइड एंड फोर्थ यूनिट इज नथिंग बट थर्मोडायनेमिक्स। फिफ्थ यूनिट इज रेसिप्रोकेटिंग इंजन्स। हियर टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द यूनिट फर्स्ट, दैट इज यूनिट 1। अब यूनिट 1 में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो बोर्ड पे अगर आप देख रहे हैं कि लिखा गया है स्ट्रेस स्ट्रेन डेफिनेशन एंड इट्स क्लासिफिकेशन। आपने प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ा होगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में क्या है कि आपको पढ़ना पड़ता है स्ट्रेस के बारे में, स्ट्रेन के बारे में, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में। दैट मीन्स द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन एज वेल एज इट्स क्लासिफिकेशन। दैट मीन्स इसका टाइप, कितने टाइप की होती है। हुक्स लॉ के बारे में हमें पढ़ना है। ये यूनिट 1 का ही कंटेंट्स है और यूनिट 1 जो है आपकी इंजीनियरिंग मटेरियल के नाम से जानी जाती है। हुक्स लॉ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब थर्ड वन टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल। हाँ, डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल का मीनिंग क्या है आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल, आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम, क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट आयरन, इट्स टाइप, property and application, classification of steel, types, composition, property and its application, hardness test and impact test। ये सारे टॉपिक जो हैं इस फर्स्ट यूनिट के कंटेंट हैं। तो फर्स्ट यूनिट कंटेंट्स द बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल, है ना। इंजीनियरिंग मटेरियल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आप जो देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा गया है स्ट्रेस स्ट्रेन डेफिनेशन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, स्ट्रेस से क्या समझते हैं, ये कितने टाइप का होता है। तो स्ट्रेस के बारे में अगर हम आपने कभी पढ़ा होगा बुक में, तो स्ट्रेस नथिंग बट in the internal resisting force offered by the material against the per unit cross sectional area is known as stress। स्ट्रेस को डिफाइन किया गया है इस तरीके से, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। स्ट्रेस को हिंदी में प्रतिबल भी कहते हैं। स्ट्रेस को हिंदी में देखिए मैं यहाँ पे लिखा प्रतिबल भी कहते हैं। और स्ट्रेस को अगर डिफाइन किया जाता है तो स्ट्रेस का डेफिनेशन मैं लिखने जा रहा हूँ द इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स offered by the material per unit cross sectional area, material per unit cross sectional area
पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। प्रतिबल कहने का मतलब है किसी बॉडी के ऊपर, जब किसी भी वस्तु के ऊपर हम बाहरी बल लगाते हैं तो बल जो है आपकी या तो पुलिंग एक्शन होगी या पुशिंग एक्शन होगी, है ना। आप उसको धकेल रहे होते हैं या खींच रहे होते हैं। तो जब बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगा रहे होते हैं, बल लगा रहे होते हैं, तो बॉडी भी रेजिस्टेंस डेवलप करती है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ने कहा है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दैट मीन्स अगर आप इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर देखा जाए 10 किलो न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, मेरा हैंड जहाँ है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ब्लैक बोर्ड भी 10 किलो न्यूटन का इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन हमारे हैंड पे लगाएगा, है ना। तो स्ट्रेस जो है वो बाहरी बल के कारण पैदा होता है किसी भी वस्तु के अंदर, किसी भी बॉडी के अंदर। तो जब बाहरी बल लगाने के कारण बॉडी के अंदर अंदरूनी बल जब उत्पन्न होता है और उसको हम लोग मैग्नीट्यूड में न्यूमिनेटर में लिखते हैं, ये अंदरूनी बल है जिसको F से डिनोट किया गया और डिवाइड कर दिया गया क्रॉस सेक्शनल एरिया से, तो ये बन गई आपकी स्ट्रेस। और स्ट्रेस को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू F बाय ए। F बाय ए नथिंग बट ये इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स। जब बाहरी बल किसी वस्तु के ऊपर लगाया जाता है तो इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स डेवलप होगा। उसको मैग्नीट्यूड में हमने F लिखा और डिवाइड कर दिया एरिया से, दैट मीन्स डिनोमिनेटर से, है ना। क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब ये है कि जब किसी वस्तु पर जब बल लगा रहे होते हैं तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब कट करेंगे और जो एरिया निकल के आएगी उसको क्रॉस सेक्शनल एरिया। दैट मीन्स अगर इस डस्टर को देखा जाए, आप मेरे फिंगर को देख रहे होंगे, इंडेक्स फिंगर को, इंडेक्स फिंगर अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दैट मीन्स ये वाला एरिया होगा, ये विड्थ और थिकनेस। अगर डस्टर की लेंथ L मानी जाए, विड्थ B मानी जाए और थिकनेस T मानी जाए, तो अगर इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं पुलिंग एक्शन तो ये वाली एरिया परपेंडिकुलर प्लेन के डायरेक्शन में आप कट करेंगे। इस डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाने जा रहे हैं, इसको खींच रहे हैं इस डायरेक्शन में, अगर खींच भी रहे हैं या दबा रहे हैं, दैट मीन्स पुलिंग और पुशिंग एक्शन कोई सा भी हो सकता है। तो पुलिंग एक्शन अगर इस डायरेक्शन में हम कर रहे हैं तो जिस डायरेक्शन में कर रहे हैं उसके लंबवत दिशा में जो अगर हम इसको कट करके निकाला जाए तो ये रेक्टेंगल निकल के आएगा और ये नथिंग बट L मल्टीप्लाइड बाई T, है ना। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नथिंग बट स्ट्रेस। स्ट्रेस को हिंदी में प्रतिबल कहते हैं। हिंदी यहाँ देख लें, द इंटरनल रेजिस्टेंस, अंदरूनी रेजिस्टेंस का मतलब होता है विरोध करना। द इंटरनल अंदरूनी रेजिस्टेंस विरोध करना, फोर्स मतलब बल के द्वारा, कब, जब ऑफर्ड बाय द मटेरियल, मटेरियल के द्वारा अंदरूनी बल का उत्पन्न होना, डिवाइडेड बाय पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखिए लिखा हुआ है पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो हम लोग इसको स्ट्रेस कहने लगते हैं। तो स्ट्रेस नथिंग बट जब किसी वस्तु पर आप बल लगा रहे होते हैं, बाहरी बल के कारण अंदरूनी बल पैदा होता है और उस अंदरूनी बल को न्यूमिनेटर में लिखते हैं और डिनोमिनेटर में अगर क्षेत्रफल से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया को कैलकुलेट करके डिवाइड कर दिया जाता है, तो हम लोग उसको स्ट्रेस कहने लगते हैं। और स्ट्रेस को सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी यूनिट जो होती है वो पास्कल होती है। पास्कल नथिंग बट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर देखा जाए इसकी यूनिट है, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, एरिया की SI यूनिट
मीटर स्क्वायर होती है। चूँकि एरिया इज इक्वल टू 2 डायमेंशन को मल्टीप्लाई करने के बाद आती है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल भी कहते हैं। तो सिग्मा नथिंग बट ये क्या है, डिनोशन, इसका डिनोट करते हैं स्ट्रेस को सिग्मा से। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स ऑफर्ड बाय द मटेरियल पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है आपकी फाइनली स्ट्रेस कहलाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक मैं बता रहा हूँ जो है आपकी स्ट्रेन। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा कि एसआई यूनिट में फोर्स को न्यूटन, एरिया को पर मीटर स्क्वायर और पास्कल है, इसको 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल कहलाती है। अब अगर हम न्यूटन को मीटर को एमएम में कन्वर्ट करें तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm होती है, और इसका होल स्क्वायर एज इट इज है। तो दैट मीन्स ये 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्विवेलेंट है। तो 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर अगर हम देखें तो 10 टू द पावर ये जो आएगी 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पास्कल में अगर देखा जाए 1 मेगा पास्कल के इक्वल होगी, है ना। तो 1 मेगा पास्कल दैट इज, मेगा का मतलब होता है प्रीफिक्स 10 टू द पावर 6 और पास्कल दैट इज 10 टू द पावर 6 mm स्क्वायर, है ना। यहाँ पे न्यूटन रहने दीजिए, और 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये स्ट्रेस की यूनिट है, जनरली हम लोग मेगा पास्कल में ही डिनोट करते हैं। मेगा जो है आपकी मेगा आपकी प्रीफिक्स है। जैसे आपने पढ़ा होगा किलो, मेगा, आपकी गीगा 10 टू द पावर 9, किलो का 10 टू द पावर 3 आप 12th में पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली स्ट्रेस को हमने डिफाइन कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं स्ट्रेन की ओर। स्ट्रेन से क्या समझते हैं? तो स्ट्रेन अगर मैं स्ट्रेन को देखता हूँ तो स्ट्रेन की हिंदी विकृति होती है, और स्ट्रेन एक रेशियो है। किस चीज़ का? स्ट्रेन एक रेशियो है आपका चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। दैट मीन्स बीमा में परिवर्तन डिवाइडेड बाय शुरुआती बीमा। अगर स्ट्रेन की बात की जाए तो स्ट्रेन आपकी निकल के आती है, स्ट्रेन नथिंग बट इट इज द जस्ट रेशियो ऑफ, इट इज द जस्ट रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। बीमा में परिवर्तन डिवाइडेड बाय शुरुआती बीमा आपकी स्ट्रेन कहलाती है। स्ट्रेन को हम लोग एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्ट्रेन नथिंग बट चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। ओरिजिनल डायमेंशन आपकी स्ट्रेन कहलाती है। और नथिंग बट विकृति है ना। विकृति क्या होती है? बीमा में परिवर्तन डिवाइडेड बाय शुरुआती बीमा। हिंदी में मैं लिख देता हूँ, है ना। बीमा में परिवर्तन डिवाइडेड बाय शुरुआती बीमा, ये आपकी विकृति कहलाती है। शुरुआती बीमा स्ट्रेन। तो दो स्ट्रेन जो होती है, जब कोई वस्तु पर किसी बॉडी पर आप जब बल लगा रहे होते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, और बॉडी में अगर चेंजेज आते हैं, उसके साइज और शेप में चेंज आता है, दैट मीन्स उसके डायमेंशन में चेंज आता है। तो बॉडी में अगर चेंजेज आए हैं तो चेंज इन डायमेंशन को हम बीमा में परिवर्तन उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं, और डिनोमिनेटर में
इनिशियल डायमेंशन या ओरिजिनल डायमेंशन से डिवाइड करते हैं। तो ये आपकी स्ट्रेन कहलाती है और स्ट्रेन नथिंग बट विकृति होती है। तो स्ट्रेन इट इज डिनोटेड बाय, ये डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन, है ना, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं। एप्सिलॉन, है ना, एप्सिलॉन। और चेंज इन डायमेंशन, अगर आप देखें एक रेक्टेंगल टाइप का हमने कोई एक वस्तु ली, इस वस्तु पे हमने एक फोर्स नॉन मैग्नीट्यूड का लगाया। इस रेक्टेंगल पे अगर हमने फोर्स लगाया और इसकी डायमेंशन थोड़ी चेंज हो गई, मतलब डायमेंशन बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है ना। शुरुआती डायमेंशन हमने L लिया इसका, और ये आपकी थोड़ी सी डायमेंशन बढ़ जाती है लेंथ वाइज, है ना, चूँकि हमने फोर्स लगाया, सम अमाउंट का, कुछ मैग्नीट्यूड का फोर्स हमने लगाया। जब फोर्स लगाया तो इसके लेंथ में चेंजेज हुए हैं। तो विकृति अगर निकाला जाए इस डायग्राम से, तो चेंज इन लेंथ दैट मीन्स बीमा में परिवर्तन कितना हुआ। चेंज इन लेंथ को हमने डेल्टा L से दिखाया और ओरिजिनल आपकी जो है ओरिजिनल लेंथ, इनिशियल लेंथ L थी। तो दोनों का रेशियो क्या होती है, स्ट्रेन कहलाती है। अगर यहाँ पे चेंज इन लेंथ का मतलब है फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ से। इस डायग्राम को देखा जाए तो फाइनल लेंथ को पहले मेजर कर लेंगे। अगर बढ़ी हुई लेंथ 12 सेंटीमीटर आती है और इनिशियल लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है, तो 12 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर, ये आपकी न्यूमिनेटर में लिखना है, और डिनोमिनेटर में जो आपकी इनिशियल लेंथ थी, यानी इनिशियल लेंथ जो थी शुरुआती वाली 10 सेंटीमीटर, वो हमें लिख देना है। तो ये आपकी स्ट्रेन निकल के आ जाएगी। लेकिन ये 2D बॉडी के लिए हम यहाँ पे केवल लेंथ वाइज कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसको हमने दिखाया सिंपल रेक्टेंगल टाइप का कोई भी वस्तु है। तो अब नेक्स्ट जो है आपकी स्ट्रेन में अगर हम बात करें, तो स्ट्रेन आपकी अगर यहाँ पे बॉडी जो है 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल कहने का मीनिंग ये है कि कोई क्यूब टाइप की बॉडी है ना, ये बॉडी जो है क्यूब टाइप की है ना। तो इसकी लेंथ जो है L है, विड्थ को B लिखा और थिकनेस को T लिखा, है ना। तो ये आपकी फाइनली फोर्स हमने लेंथ वाइज लगाया है ना, L B एंड थिकनेस को T से, कैपिटल से कर दिया, है ना। ये फोर्स हमने लेंथ वाइज लगाया। तो इस बॉडी, इस क्यूब में अगर हम फोर्स लेंथ वाइज लगा रहे हैं, तो इसकी लेंथ बढ़ेगी, विड्थ और थिकनेस रिड्यूस होगी, है ना। तो विड्थ और थिकनेस घटेगी, तो विड्थ में अगर हम कैलकुलेशन करें तो फाइनल विड्थ शुरुआती विड्थ से कम होगी। क्योंकि आप जो है इसका लंबाई अगर बढ़ेगा तो विड्थ और थिकनेस ऑलवेज रिड्यूस होगा। तो अगर हम विड्थ और थिकनेस के अलोंग विकृति अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, है ना, विड्थ और थिकनेस के, तो चेंज इन डायमेंशन जो निकल के आएगा विड्थ में डेल्टा बी, अगर हम उसको डेल्टा बी बोलते हैं तो वो निगेटिव आएगी। और थिकनेस के अलोंग भी चेंज इन थिकनेस बाय ओरिजिनल थिकनेस देंगे तो ये निगेटिव आएगी, चूँकि डायमेंशन रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डायमेंशन रिड्यूस हो रहा है। लेकिन लेंथ के अकॉर्डिंग अगर हम चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ कैलकुलेट करें तो ये पॉजिटिव आएगी। तो हियर नेगेटिव स्ट्रेन भी आ रही है, पॉजिटिव स्ट्रेन भी आ रही है। तो नेगेटिव स्ट्रेन का मीनिंग ये है कि स्ट्रेन्स अकर द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स इज नोन एज लैटरल स्ट्रेन।
और ट्रांसवर्स स्ट्रेन, इसी को ट्रांसवर्स स्ट्रेन भी कहा जाता है। स्ट्रेन्स अकर्स इन द डायरेक्शन और अलोंग द अप्लाइड फोर्स दैट इज नॉन एज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, जिसको हम लोग डेल्टा एल बाय एल के नाम से डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल होगा इस पर्टिकुलर केस में। तो स्ट्रेन का क्लासिफिकेशन अगर देखा जाए तो स्ट्रेन दो टाइप की होती है ना। स्ट्रेन अगर देखा जाए तो ये दो टाइप की होती है। एक है आपकी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, है ना, लॉन्गिट्यूडिनल, और इसी को हम लोग लीनियर भी बोलते हैं, लीनियर स्ट्रेन, है ना, लीनियर स्ट्रेन। दूसरा जो है आपकी लैटरल स्ट्रेन, है ना, ये क्या कहलाती है आपकी लैटरल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन जो होती है वो निगेटिव स्ट्रेन होती है ना, निगेटिव साइन के साथ आएगी, निगेटिव साइन। और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन जो आएगी हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ आती है, ये रही। तो स्ट्रेन दो टाइप की होती है, लॉन्गिट्यूडिनल जिसको लीनियर स्ट्रेन कहा जाता है, दूसरा लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन नथिंग बट निगेटिव स्ट्रेन, है ना। तो लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन में आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा, इस बॉडी की केस में हमने कैलकुलेट कर दिया है। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का जो डेफिनेशन है उसको ऐसे डिफाइन किया जाता है, द स्ट्रेन अकर्स द अलोंग द स्ट्रेन अगेंस्ट वंस अगेंस्ट आई विल रिपीट, द स्ट्रेन्स अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, और strain calculated in the direction of applied force is known as longitudinal strain. The longitudinal strain always becomes positive while lateral strain always indicates negative sign. And lateral, the definition of lateral strain is nothing but the strains occurs in the perpendicular direction of applied force is known as lateral strain. तो lateral strain ये हो गई। अब अगर हम किसी पाइप की बात करें, जैसे ये एक आपका बेलनाकार शेप का बॉडी है ना, इस बॉडी में हमने फोर्स लगाया लेंथ वाइज, है ना, फोर्स लगाया लेंथ वाइज, ये फोर्स लगाया लेकिन इसका डायमीटर हमने यहाँ पे d माना, कैपिटल D डायमीटर, और लेंथ L माना इस बॉडी का, और सिलेंड्रिकल बेलनाकार आयतन का है, शेप इसका सिलेंड्रिकल इन शेप। तो जब मैं फोर्स यहाँ पे लगा रहा हूँ, है ना, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो अगर लेंथ वाइज फोर्स लगाया तो लेंथ बढ़ेगी और डायमीटर इसका कम हो जाएगा, डायमीटर कम हो जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगा जब फोर्स अगर इसको खींचेंगे। अगर आप तार, थोड़ी मोटी तार है, उसको खींचें और लंबी हो गई तो उसका क्या होता है, लेंथ अगर बढ़ेगा तो विड्थ, दैट मीन्स डायमीटर की बात करेंगे, डायमीटर कम हो जाएगा, पतली हो जाएगी, डायमीटर कम होने का मतलब। तो फोर्स के अलोंग द फोर्स अगर हम लेटरल स्ट्रेन कैलकुलेट करना चाहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन दोनों कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे अगर लेटरल की बात करें तो डायमीटर, मतलब चेंज इन डायमीटर जो है वो निगेटिव आएगा, चूँकि वो रिड्यूस हो रही है, तो चेंज इन डायमीटर बाय ओरिजिनल डायमीटर आपकी लेटरल स्ट्रेन हो जाएगी। और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन अगर एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडिनल या लीनियर, इसको हम लीनियर भी बोल सकते हैं, लीनियर स्ट्रेन अगर कैलकुलेट करना हो तो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ ये निकल के चली आएगी। और बेसिकली इस केस में स्ट्रेन जो होगी वो लेटरल और लीनियर दोनों निकाल चुका हूँ। तो एक बार फिर से कंक्लूड कर रहा हूँ, स्ट्रेस और स्ट्रेन। तो स्ट्रेस पहले स्ट्रेन को, स्ट्रेन नथिंग बट इट इज़ द जस्ट रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। बीमा में परिवर्तन डिवाइडेड बाय शुरुआती बीमा का जो रेशियो है वो स्ट्रेन कहलाती है। स्ट्रेन दो टाइप की होती है,
एक है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दूसरा है लेटरल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को हम लोग बोलते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन उस स्ट्रेन को कहा जाता है जब हम बल को जब हम बल को किसी वस्तु के एलोंग कैलकुलेट करते हैं, मतलब ऐसा स्ट्रेन हम फाइंड आउट करते हैं जो बल की दिशा में हम लोग फाइंड आउट करते हैं, बल की दिशा में कैलकुलेट करते हैं। और अगर हम बल के लंबवत दिशा में कैलकुलेट करने लगे स्ट्रेन को तो वो लेटरल स्ट्रेन कहलाती है। और लेटरल स्ट्रेन हमेशा नेगेटिव साइन के साथ आएगी, है ना। और दोनों का लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो जो है पॉइजन्स रेशियो कहलाता है। ये हो गई स्ट्रेन। अगर हम स्ट्रेस, इससे पहले हमने जो पढ़ाया था वो स्ट्रेस थी। तो स्ट्रेस का मतलब ये है किसी बॉडी के ऊपर जब हम बल लगा रहे हैं, बाहरी बल लगाएंगे, तो बाहरी बल लगाएंगे तो बॉडी आइदर क्या होगा, श्रिंक होगा, मतलब साइज उसका शेप साइज चेंज होगा, रिड्यूस हो जाएगा, या इलोंगेट होगी या विस्तार हो जाएगी, है ना। तो विस्तार हो जाए या श्रिंक हो जाए, तो बॉडी के जब हम बाहरी बल लगाते हैं किसी वस्तु के ऊपर तो वस्तु भी उतना ही सेम अमाउंट का मैग्नीट्यूड का, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में उसके अंदर इंटरनल फोर्स डेवलप हो जाता है। तो इंटरनल फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स ऑफर्ड बाय द मटेरियल पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। द यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज पास्कल and 1 megapascal is equal to 1 Newton per mm square, and again 1 Newton per meter square is equal to 1 Pascal. Strain is dimension and unitless because it is the just ratio of the dimension, दोनों डायमेंशन का ही रेशियो है, इसलिए हम लोग स्ट्रेन को यूनिटलेस कहा जाता है। हमने बोला था स्ट्रेन अगर चेंज इन विड्थ बाय ओरिजिनल विड्थ देखा जाए तो विड्थ की यूनिट भी SI यूनिट अगर देखा जाए मीटर होगी, चेंज इन विड्थ की ओरिजिनल विड्थ की भी SI यूनिट मीटर होगी। तो इसी तरीके से कोई भी स्ट्रेन अगर कैलकुलेट करेंगे चूँकि सेम डायमेंशन का रेशियो होने के कारण ये दोनों यूनिटलेस और आपकी डायमेंशन लेस कहलाएगी स्ट्रेन। अब स्ट्रेस का हमने क्लासिफिकेशन, स्ट्रेस को जनरली हम लोग जो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं उसको हम लोग डिफाइन करते हैं। 3 टाइप की स्ट्रेस होती है। स्ट्रेस कैन बी क्लासिफाइड एज 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज टेंसाइल स्ट्रेस, सेकेंड वन इज कंप्रेसिव स्ट्रेस, थर्ड वन इज शियर स्ट्रेस। ये दीज आर द डायरेक्ट स्ट्रेसेस, इसको डायरेक्ट स्ट्रेस भी कहा जाता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस, क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस, क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस। फर्स्ट वन इज टेंसाइल स्ट्रेस, सेकेंड वन इज कंप्रेसिव स्ट्रेस, थर्ड वन इज शियर स्ट्रेस। ये 3 टाइप की स्ट्रेस होती है। अगर हम देखते हैं, हमने यहाँ पे एक पैरेलल पाइप नहीं, हमने यहाँ पे एक पाइप बनाया और पाइप में फोर्स लगाया टेंशन फोर्स। जब हम टेंसाइल फोर्स लगाएंगे किसी भी बॉडी पे, अगर आप टेंसाइल फोर्स लगाने जा रहे हो तो आपकी बॉडी जो है आपकी इलोंगेट होगी, है ना। तो जब टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो स्ट्रेस जो कैलकुलेट करेंगे सिग्मा T लिखेंगे और ये होगी आपकी फोर्स बाय एरिया, है ना। ये क्या होगी, फोर्स बाय एरिया, टेंसाइल फोर्स। अब कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात करें, अगर कोई बॉडी है इस पर हमने पुशिंग एक्शन अप्लाई किया, पुशिंग एक्शन हमने अगर अप्लाई किया है तो ये आपकी फोर्स लगाई और पुशिंग एक्शन में सिग्मा C इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। कंप्रेसिव स्ट्रेस, केवल एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेस हैज चेंज, देन द नोमेनक्लेचर
विल चेंज। अगर आप इस बॉडी के केस में देखें, हम यहाँ पे बॉडी को खींच रहे हैं, जब खींचेंगे फोर्स, जब अगर आप टेंशन लगा रहे हैं उसकी बॉडी के ऊपर टेंसाइल नेचर का, तो वो टेंसाइल स्ट्रेस कहलाएगा। और बॉडी को अगर आप दबा रहे हैं, पुशिंग, यहाँ पे क्या है, पुलिंग एक्शन, यहाँ पे पुशिंग एक्शन करेंगे तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेस कहलाएगा। लेकिन शियर स्ट्रेस में देखा जाए तो जनरली आप क्या करेंगे, टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हैं। इस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया, नीचे वाली बीम को फिक्स कर दी। एक बॉडी है रेक्टेंगुलर शेप का जिसका एक साइड को हमने फिक्स कर दिया, तो ये डिस्टॉर्ट इस वे में होगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। इसको हमने फाई से इंडिकेट किया, फाई से इंडिकेट किया और ये फोर्स अप्लाई किया। तो जब किसी भी बॉडी पे अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, टेंजेंशियल फोर्स, ये फोर्स अगर टेंजेंशियल फोर्स है तो इस केस में शियर स्ट्रेस डेवलप होगा। और शियर स्ट्रेस को हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। अगेन ये फोर्स बाय एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ही होगी। स्ट्रेस का डेफिनेशन कहीं चेंज नहीं होने वाला। स्ट्रेस दैट मीन्स द इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स ऑफर्ड बाय द मटेरियल पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो बाहरी बल के दौरान जो अंदरूनी बल किसी भी मटेरियल के अंदर उत्पन्न होता है और अगर हम उसको क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड कर दें तो जो वैल्यू निकल के आती है वो स्ट्रेस कहलाती है। तो सारे एक्सप्रेशन में आप देख रहे होंगे, टेंसाइल हो या कंप्रेसिव फोर्स स्ट्रेस हो या शियर स्ट्रेस हो, सारे स्ट्रेसेस के केस में फॉर्मूला सेम रहता है। डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को केवल चेंज किया जाता है। शियर स्ट्रेस के केस में टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करेंगे। ये जो होगी ये क्या होगा, टेंजेंशियल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, है ना। टेंजेंशियल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ये आपकी शियर स्ट्रेस कहलाती है। अगेन ये डायरेक्शन ऑफ, अब अगर अपन बात करें कि भाई टेंसाइल और कंप्रेसिव, ये एक डस्टर है, इस डस्टर को अगर हम खींच रहे हैं तो टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा। डस्टर को अगर मैं दबा रहा हूँ हाथ से, देखिए ये एक्शन, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा। शियर स्ट्रेस के लिए अगर मान लिया जाए, आपने लोहार के पास देखा होगा, दो सीट को ज्वाइन करता है, बिल्डिंग के थ्रू नहीं, एक पॉइंट रहता है उसको रिवेट बोलते हैं। पत्थर होता है बेसिकली, दो फॉइल होते हैं, पतले पतले चादर किस्म की मटेरियल होती है, उनको ज्वाइन करने के लिए हम लोग रिवेट का इस्तेमाल करते हैं। तो रिवेट जो होती है उस केस में शियर लगा होता है। अगर आप मेटल का बकेट होगा तो मेटल का बकेट जो होता है वो साइड से रिवेटेड जॉइंट से जुड़ा होता है। तो बेसिकली हम रिवेटेड जॉइंट को हम दिखा रहे हैं जो शियर स्ट्रेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली, है ना। तो ये आप देखिए बेसिकली यहाँ पे ये है आपका रिवेटेड जॉइंट, इसको कहते हैं। ये डायग्राम अगर आप देख रहे हैं, इस डायग्राम में बेसिकली ये रिवेट है, इस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगा दिया तो ये जो है बीच से कहीं से टूटेगी बेसिकली, है ना। तो इसको हम लोग रिवेटेड जॉइंट बोलते हैं, है ना। रिवेटेड जॉइंट के केस में आपकी रिवेटेड जॉइंट के केस में जो ये एक टी थिकनेस का कोई एक प्लेट है, दूसरा प्लेट अनदर डायमेंशन का, इन दोनों को जोड़ने के लिए एक बीच में होल किया गया और ये जो आपकी शेप बनाई गई है ये आप बेसिकली वाइट चॉक से मैं दिखा रहा हूँ इसको ये, है ना। बेसिकली ये जो है आपकी रिवेट है, इसको रिवेटेड जॉइंट बोलते हैं। तो ये रिवेट है और इसको रिवेटेड जॉइंट कहा जाता है ना। तो रिवेटेड जॉइंट में जब आप दो पतले पतले थिकनेस में दो
सीट को अपन ज्वाइन करते हैं होल के थ्रू और इसको प्रेस कर देते हैं तो ये रिवेटेड। अब इस पर फोर्स लगाया तो ये बीच से कहीं से क्रैक कर जाएगी, तो इसको हम लोग बोलने लगते हैं रिवेटेड शियर फ्लो। यहाँ पे क्या होगा, शियर फोर्स लगेगा, बेसिकली शियर स्ट्रेस डेवलप होगी। टेंजेंशियल फोर्स है शियर स्ट्रेस, है ना। तो शियर स्ट्रेस को समझने के लिए बेसिकली अगर आप देखें ये दो डस्टर हैं, दो डस्टर को हमने ज्वाइन ऐसे दोनों पे रखा, इसमें बेसिकली यहाँ से होल कर दिया थ्रू आउट, और इसमें एक नट बोल्ट टाइप का लगा दिया। नट बोल्ट या आप बोलेंगे यहाँ दो डस्टर को ज्वाइन किया और एक थ्रू आउट सिलिंड्रिकल शेप का वस्तु हमने यहाँ पे थ्रू आउट पार कर दिया और उसको फिर प्रेस कर दिया। प्रेस करने के बाद ये जॉइंट हो गई थी, इसको रिवेटेड जॉइंट बोलने लगते हैं। आप दो सीट को ज्वाइन करने के लिए रिवेटेड जॉइंट का इस्तेमाल करते हैं, और रिवेटेड जॉइंट के केस में हमेशा टेंजेंशियल फोर्स डेवलप होगा। जब आप इस पर अप्लाई करोगे दोनों सीट के ऊपर, दोनों के, तो टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं, और इस केस में शियर स्ट्रेस डेवलप होती है। अगेन क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस में टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस, दीज आर द different classification of stress. Now I will discuss about the next topic,